जय हिंद दोस्तों, एच लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से एक नया सीरीज के साथ। तो सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। चलिए कल का गुड इवनिंग। कल का जो हम लोग किए थे उसका एक बार रिवाइज करते हैं। कुछ लोगों ने ही भेजा था और एक उस्मा जी एंड नाम नहीं याद है, अभी देखते हैं उसको। थोड़ा रिवाइज करते हैं 5-10 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग जो भी डेज बचा हुआ 14-15 दिन कोशिश कीजिएगा कंटिन्यू रहने के लिए, आपको फ़ायदा होगा। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, कोई उससे कोई आपको कोई बांध के यहाँ नहीं रखने वाला है, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे, अब तो कई लोगों को मैंने इसलिए पेड कर दिया है, इसलिए ताकि वही लोग ज्वाइन करें जो सिंसियर है। अदरवाइज जहाँ से जो पढ़ते हैं, क्योंकि उतना देर में कोई भी घोर के पिला नहीं सकता, सिर्फ यहाँ रिवीजन कर सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सब लोग को वॉइस क्लियर जा रही है। आज हमने प्रैक्टिस सेट दिया था जो आपको TRE1 में आया था। किसी ने ट्राई किया कि कुछ बना है? कुछ 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन कुछ भी ट्राई किया है आपने? यस नो में भी कितना बना, कितना बन पाया? कोशिश करना है इसी ओके, कोशिश करना है इसी एग्ज़ाम में कंप्लीट करना है, अगले एग्ज़ाम के लिए नहीं बचा कर रखना है। आई नो कि आप लोग को शायद मैसेज देख लिए होंगे, 50,000 फिर से वैकेंसी आएगा, खासकर PRT में। के पाठक जी का आज वीडियो मैंने टेलीग्राम में डाला है। तो अगस्त 2024 के लिए इंतज़ार नहीं करना है, इसी में कोशिश करना है कि आपको जनवरी फरवरी तक आपका नियुक्ति मिल जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। कि उसकी प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के लिए वो है, और कब तक जाएगी उसका कोई डेट नहीं है। उसके बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी उसका भी कोई डेट फिक्स नहीं है। चलिए, आप लोग रूपम कुमारी जी ने भेजा था, उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं रिवीजन के लिए। सैटेलाइट अब केंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाती है। वन लाइनर फॉर्मेट लिखा है इन्होंने। भार डिपेंड करता है किस पर? मास पर डिपेंड करता है। नहीं, भार ये गलत आपने लिखा। भार जो है आपका डिपेंड करता है मास और जी यानी ग्रेविटेशनल, दोनों पर है। जी भी लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, जी पर मेन है, जी है, ठीक है। झूला पर बैठी हुई लड़की का आवर्तकाल बढ़ेगा, और तो टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ठीक है। और हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार एक साथ ऊंचाई पर गिराई जाती है, तो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी, पर निर्वात में साथ ही गिरेगी। सही बात है। अगर पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाएगा, ये भी सही है। साबुन के बुलबुले इसका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके। झील के नीचे का से उठा हुआ वो बुलबुला ऊपरी सतह का आकार से बढ़ जाता है। सॉरी, ऊपरी इसमें बताया था हम, झील का जो होता है वायुमंडलीय प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उससे ज़्यादा होता है अंदर का प्रेशर। वस्तु की मान जो होता है बढ़ता है डेंसिटी के साथ, ठीक है। तेल पर जल का फैलना, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तेल आने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है। बादलों के घनत्व कम होने के कारण हवा में तैरता है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटेगा। चलिए, ये 1 लाइनर फॉर्मूला इन्होंने अपने शॉर्ट में लिखा। एक बार कोशिश कीजिएगा इसी को अब फेयर करके अगले दिन 6 बजे तक। आज कल का रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाए थे, रीजन बाय जे कि हमारे एरिया में वाईफाई चल नहीं रहा है और सुबह से, तो इसलिए नहीं डाल पाए। तो जैसे वाईफाई, अभी मैंने कॉल भी किया था कस्टमर केयर में, तो बोल रहे थे 8, सवा 8 बजे तक चालू हो जाएगा। तो उसके बाद कल का भी है, और आज का जो रिकॉर्डिंग होगा जो चालू हो चुका है उसको भी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सीधे। तरंग, मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। तरंग आज टॉपिक है NCERT से आपका। तो किसी यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी है, फुल वेव रेक्टिफायर है कि निवेश आवृत्ति है n, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? n/2 होगा, n होगा, 2n होगा। बताइएगा, आप लोग को वॉइस आ रही है ना? ये नंबर इसका
इसका वैल्यू n होगा, ठीक है, बता देते हैं। यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट n है, तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट रहेगी n रहेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, जो कि SST वाले बैकग्राउंड को दोबारा सुन लीजिएगा तो एक बार चल जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन है दाब पर, तापमान पर, आर्द्रता पर और घनत्व पर। तो सही जवाब होगा दाब पर आपका नहीं पड़ेगा। मैं आपको आंसर बताते चलाऊंगा या फिर आप लोग रेस्पॉन्स कीजिएगा, एटलीस्ट साइंस वाले जो अर्चना जी हैं, सुरुचि जी एंड आप रेस्पॉन्स कीजिएगा। बता देते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ध्वनि तरंगे यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या ऐसा होता है? मैकेनिकल यानी अनुदैर्ध्य होता है, लॉन्गिट्यूडिनल जिसको कहते हैं इंग्लिश वाले मीडियम, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में संचरित करता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। बताइएगा। ध्वनि का तारतम्य, ध्वनि के बताइए। वेरी गुड। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। बताइए। वेरी गुड। हाँ, सभी लोग एक पेज पर हैं, आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। और इसको थोड़ा व्याख्या कर देते हैं इसमें एक, चलिए देख सकते हैं इसमें है ध्वनि तरंगे। अभी मैंने बताया ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली करते हैं वो तारतम्य कहलाता है, यानी पिच कहते हैं। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जैसे लड़के का वॉइस या गर्ल्स का वॉइस में डिफरेंस आता है, बॉयज एंड गर्ल्स का, इसी पर डिपेंड करता है तारतम्य पर और उसकी फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य जो होता है अधिक होता है। जिसकी ध्वनि अधिक होगी उसका तारतम्य भी अधिक होगा, यानी पिच। वह ध्वनि पर पतली होती है और वह ध्वनि पर पतली होती है, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य कम होता है और वह ध्वनि मोटी होती है। जैसे कि बॉयज का क्या होता है? बॉयज का ध्वनि ज़्यादा होता है गर्ल्स से, या सेम रहता है, या फिर अधिक कम रहता है? हाँ, तारतम्य तो ज़्यादा होता है, इसलिए उसका नहीं, उल्टा होता है। गर्ल्स का जो होता है तारतम्य तो ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी ध्वनि पतली और अच्छी लगती है सुनने के लिए। लेकिन बॉयज का उल्टा होता है, उसका तारतम्य तो ज़्यादा होता है जिसके कारण वो मोटी उसकी आवाज़ लगता है, जैसे कि अभी सुन रहे हैं शायद। पुरुषों की ध्वनि का तारतम्य स्त्री की ध्वनि के अपेक्षा, अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ, ओके, मतलब आप सिंसियरली सुन रहे हैं, कभी कभी गलती होता है, दैट्स अ ह्यूमन इफेक्ट्स। पुरुषों की ध्वनि की तारतम्य स्त्रियों की ध्वनि के अपेक्षा कम होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे एक लाइन में। पुरुषों की ज़्यादा कम होती है गर्ल्स से, ठीक है, स्त्रियों से। नेक्स्ट है तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन है दृश्य प्रकाश के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में, या प्रतिदीप्ति प्रकाश के रूप में। स्टार्ट कर आंसर बता देते हैं। तो ये दृश्य प्रकाश के रूप में करता है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकाश की होती है। इसको इंग्लिश में विजिबल लाइट कहते हैं के रूप में प्रकट, कल इसके बारे में बताया भी थे आप लोग को। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता होती है, यानी इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। तंतु धातुओं का तंतु जो होता है फिलामेंट का प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि विद्युत धारा के प्रभाव में अत्यधिक गर्म होकर के चमकने लगता है। यह प्रभाव कहलाता है उद्दीप्ति कहलाता है, यानी इंसेंडेंसेंस कहलाता है। इस प्रकार की यह विद्युत ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में यानी विजुअल लाइट एवं उष्मा हीट में परिवर्तित कर देता है। आंसर फिर से बता देते हैं इसको। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित किस में करता है? ट्रांसफर करता है, तो आपका दृश्य प्रकाश के रूप में ट्रांसफर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? डेसिबल है, डॉप्सल है,
एम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉप्शन, रूपम जी डॉप्शन बता रहे हैं, और कोई और? तो सही जवाब होगा इसमें ध्वनि प्रदूषण, यानी ध्वनि का स्तर जो दिखता है ध्वनि का प्रदूषण है। जैसे कि अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज में भी सुना होगा कि आफ्टर दिवाली दिल्ली और एनसीआर का ध्वनि जो होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बढ़ गया था। तो ध्वनि प्रदूषण आपका किस में किया जाता है, उसकी इकाई मतलब यूनिट क्या है, तो उसका इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता जो होता है को डेसिबल यानी कि डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतना ही अधिक होगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे हम 10-12 नाम लेंगे, सुन लीजिएगा। सामान्य श्वसन में, जिससे हम लोग सामान्य श्वास लेते हैं, हाँ तो अभी लेके देख भी सकते हैं, उसका डेसिबल होता है 10 डेसिबल के आसपास। फुसफुसाहट जो करते हैं, कान में चुगली करना है अपने सास का, अपने ननद का या अपने बहन का जो भी है, तो उसमें 30 डेसिबल खर्च होता है। कितना? 30। समान बातचीत में, जैसे हम लोग अभी समान बातचीत कर रहे हैं, कोई चिल्ला नहीं रहा है, तो 50 से 65 डेसिबल इसमें होता है। ट्रैफिक का सोर्स उसमें 80 डेसिबल होता है। ट्रेन की आवाज़ जो आता है 100 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा अगर आपके शादी में बजा होगा या फिर बजने वाला होगा तो 110 डेसिबल का लगेगा। रॉक कंसर्ट में आपका लगता है 110 डेसिबल। इसको म्यूट कर लीजिए, डो लीजिए। नेक्स्ट, जेट वायुयान यानी उड़ान भरते समय आपका 130 डेसिबल लगेगा। पटाखों का शोर जो होता है 145 डेसिबल का होता है। रॉकेट लॉन्च जब होता है तो 180 का हो गया। याद रहेगा, यस नो में याद रखिएगा। सामान्य जीवन में भी ये सारी चीज़ें जानकारी है, और इससे बीपीएससी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, इस पर भी पूछेगा। चलिए, कई चीज़ें आपको बताते जाएंगे। टीआरई का जो मैंने आपको भेजा है 380 पेजेस का, उसमें आप अपने अनुसार, जैसे कोई एसएसटी वाला है तो उसको फिल्टर आउट करके एसएसटी का जरूर क्वेश्चन लगाइएगा। कोई जो साइंस वाला है तो जो उसका जरूर लगाना है, चाहे आप गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, या कहीं से भी सर्च करके एक पेज पर सिर्फ आंसर लिखना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर लिखना है। इस 1 नंबर का आंसर ये होगा, बी नंबर का ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा तो 1 घंटे 2 घंटे में सॉल्व कर लीजिएगा, और हो सकता है उसी से 5-10 क्वेश्चन आ जाए तो फ्री का नंबर आपको मिल जाएगा। अधिक केंद्र क्या होता है? एपिसेंटर का संबंध है। ऑप्शन है भूकंप से, ज्वालामुखी से, चक्रवातों से या भूस्खलनों से। तो सही होगा भूकंप से। वेरी गुड, भूकंप से। चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग का मैंने कम स्लो रखा, 15 मिनट आपका चला गया। अब स्पीड में थोड़ा करेंगे, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट आप सुन लीजिएगा। उसको अब अनलिस्टेड रखेंगे, सिर्फ आप ही लोग सुनिएगा, इसी ग्रुप में भेजेंगे बस। पृथ्वी के भीतर स्थित, अब देखिए अभी स्थिति ऐसा हो गया, कई लोग अब पर्सनली मैसेज कर रहे हैं सर आप ग्रुप में ज्वाइन करना, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब नहीं आए, जब ये अगर चलने लगा है और जो रिकॉर्डिंग कुछ लोग सुन रहे हैं इस ग्रुप के अलावा भी, तो उनको इम्पोर्टेंस पता चल रहा है यूट्यूब के अलावा। और ऐसा कोई भी नहीं करा रहा है जो घर बैठे आपको, अगर यही चीज़ें आप जाकर कहीं करते रहे तो आने जाने में खर्चा होता है, मतलब टाइम लगता है, और वहाँ जाकर के शायद इतनी क्वालिटी, यहाँ पर कोई बकवास भी। म्यूट कर लीजिएगा बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यही चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें महंगा मिलता है, शायद मिल भी नहीं पाता। चलिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के। आप सीधे आंसर बताएंगे। माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र होता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। ध्वनि ऊर्जा यानी एक्यूस्टिक एनर्जी को भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन में एक डायफ्राम लगा होता है जो ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स के आघात से कंपन में वाइब्रेट करता है, और इसके कंपन के कारण माइक्रोफोन के अन्य अवयव भी कंपन करते हैं। यह कंपन, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, एक विद्युत धारा में परिवर्तित होकर के ऑडियो सिग्नल बन जाता है, और दूसरे सिरे पर जुड़े हुए लाउड स्पीकर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं। एक्सरे की खोज किसने किया था? ऑप्शन नहीं देंगे, बताइएगा जल्दी से। एक्सरे कल बताया था इसके बारे में, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बेकुरल, रोएंटजन, मैरी क्यूरी या वॉन लू बता दिए। चलिए बताइए आंसर इसका रोएंटजन। एक्सरे विद्युत चुंबकीय
यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग है। इसकी खोज जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कॉर्ने रोंटजन ने 1895 में किया था। इसीलिए एक्सरे किरणों को रोंटजन विकिरण भी कहा जाता है। अधिकांश एक्स किरणों के तरंग यानी कि वेवलेंथ जो होता है 0.01 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है। कितना? 0.01 से लेकर के 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि ऑप्शन सुनिएगा। पीले की अपेक्षा लाल प्रकाश में अवशोषण कम होता है, या लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले के प्रकाश से अधिक होता है। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है अधिक होता है, और इसके कारण सी ऑप्शन इसका चला जाएगा। यानी दृश्य प्रकाश, हम इसको बता देते हैं, यानी कि दृश्य प्रकाश वर्णक्रम में बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सबसे कम किसका होगा? तो बैगनी आप पिनारा हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे, और जो इंग्लिश में बिबियोर करके आता है, ठीक है, बिबियोर, एक बार उसको देख लीजिएगा। और मैंने आपको एनसीईआरटी नोट्स में भी दिया है, तो उसको 5 बार 6 बार सुबह उठते समय, जाते समय, कहीं भी, मतलब सोते जाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटेंशन रेट आपका होता है याद करने का रात को सोने से के टाइम, और सुबह उठते ही जो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। तो उस टाइम में वही चीज़ आप कीजिए जो सबसे डिफिकल्ट होता है। जो टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट होता है फट से उसी को देख करके ख़त्म कर दीजिए। सबसे ये ज़्यादा टेंशन होता है, उसमें पॉजिटिव बातें ही बोलना है अपने लिए कि होगा कि नहीं होगा। सिर्फ ये बोलना है कि मेरा अभी है, मेरे हाथ में, मेरा 100% एफर्ट्स डालना है। बाकी के रिमेनिंग 14-15 दिन में है, एफर्ट्स डालना है। कई लोग बोल रहे हैं एग्जामिनेशन डेट 16-17 को हो जाएगा दिसंबर, तो और अच्छी बात है आप लोग के लिए। ये है सिर्फ वो भी रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, 16-17 को रिजर्व रखा गया है। अगर 7 से 10 दिसंबर तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो अगले सप्ताह हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आवृत्ति, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, वेग, तरंगदैर्घ्य। आंसर चाहिए ABCD। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए। ठीक है, आंसर बता देते हैं। बोलोमीटर है, कई ऐसे शब्द है जो आपको सुनेंगे एनसीईआरटी में, आपको यहाँ पर जो कि लूसेंट में नहीं मिलेगा, और अन्य बुक जो कि एसपीडी में भी शायद ये नहीं मिलेगा। बोलोमीटर एक अति संवेदनशील हाई सेंसिटिव यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली अवशोषक पट्टी होती है जिसको एब्जॉर्बिव मेटल स्ट्रिप लगी होती है, जो एक तापीय स्रोत होता है। जब एक पट्टी तापीय विकिरण के संपर्क में आती है तो विकिरण को अवशोषित करने के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है। इसका तापमान आपका बढ़ जाएगा, एक सेकेंड, ओके, इसका तापमान बढ़ जाता है। तो विकिरण की अवशोषित करने के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान में हुआ परिवर्तन कहलाता है प्रतिरोधी थर्मामीटर, यानी रेजिस्टिव थर्मामीटर की सहायता से मापते हैं। फिर से बताते हैं, बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए। नेक्स्ट है, प्रासर्ब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? हम लोग जो सुनते हैं उसको प्रासर्ब कहते हैं। कितना होगा? 20,000 या नहीं, सॉरी, हम लोग जो सुनते हैं कौन सा रहता है, उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। हाँ, यानी कि ऑडिबल वेव्स इसको इंग्लिश में कहेंगे। प्रासर्ब तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? इंग्लिश में हाँ 20 के से ज़्यादा, 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा, इसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो चलिए तीनों को बात एक साथ बता देते हैं आपको। यहीं पर अपश्रव्य ध्वनि यानी 20 हर्ट्ज से कम, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इस ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन पाते। हम लोग जो है उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। और ये जो ध्वनि होती है एग्जाम्पल में साथ ही साथ अपने नोट भी करते जाइएगा अभी नोटबुक में, जो कि अपश्रव्य ध्वनि या फिर इंग्लिश वाली मीडियो इंफ्रासोनिक वेव्स 20,000 से कम, खाली डैश देना है। और ये ज़्यादातर सुनते हैं व्हेल या फिर ये मछलियाँ जो होती है या फिर कुछ ऐसे जो है जंतु, ये लोग सुन पाते हैं। और
कुत्ते भी शायद को सुनता है। श्रव्य ध्वनि जो हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, मनुष्य इन्हीं ध्वनियों को सुनने में सक्षम होता है। प्रश्रव्य जो होता है जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले होते हैं। मनुष्य इस ध्वनि को सुन नहीं पाता है। ये जो होते हैं या फिर इस तरह के जंतु जो होते हैं जिससे सुनामी आ गया या फिर इस तरह की ध्वनियाँ ज़्यादा होती है, तो इसमें कुत्ते या फिर अन्य जंतु हैं वो सुन पाते हैं। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था, अप्सरम में वेल दिया हुआ था और ये प्रासम में कुत्ता दिया हुआ था एग्जाम्पल में, अगर पूछ लेगा तो। प्रसव तरंगों के प्रयोग यहाँ किए जाते हैं संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का कहाँ पता करते हैं, फिर से बताते हैं। संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई यानी कि पता लगाने के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए सही जवाब होगा आयन मंडल। रेडियो मतलब समझ ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो भेजेगा, समथिंग रेडिएशन ही, तो आयन उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा। रेडियो तरंगे उच्च तरंग दैर्ध्य वाली होती है, हाई वेवलेंथ होता है, इसमें अत्यंत निम्न आवृत्ति होती है, इसमें लो फ्रीक्वेंसी। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसकी वेवलेंथ से ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे अभी एग्जाम्पल में मैंने गर्ल्स और बॉयज़ का बताया, यानी मेल और फीमेल का, तो उसमें क्या है, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो होता है यानी कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी लो होगी, सॉरी, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। हिंदी वाले मीडियम, इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा और फ्रीक्वेंसी लो होगी। ठीक है, गर्ल्स का ज़्यादा होता है इसलिए वो पतली। हाँ पूछिए। बता देता है टोटल, हाँ इस तरह का मैं बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए, रेडियो तरंगे हो उच्च तरंगे वाली होती है, हाई वेवलेंथ का होता है, मैंने अभी बताया। रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए यानी प्रोपगेशन में आयन मंडल आयनोस्फीयर के स्तर की भूमिका होती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसको क्या कहते हैं, आयन मंडल का यह स्तर होता है। आयन मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का एक उच्च स्तर संकेंद्रण होता है, जिस कारण से निम्न आवृत्ति होती है और रेडियो तरंगे पृथ्वी पर परावर्तित होती है कर देती है। रेडियो तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी के लिए संचार के लिए किया जाता है। आने वाले क्वेश्चन में एक साथ यहाँ पर दिया गया है, तो एक साथ हम उसको बता देंगे, 4-5 जो जितना होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ नंबर, उसका आयन मंडल, उसके बाद फिर आपका समताप मंडल, उसके बाद आता है बहिर्मंडल, हिंदी वाले में। तो उस तरह से आपको याद रखना है चारों। इसका डिस्टेंस क्या है, कहाँ, मध्य मंडल, हाँ 5 टोटल रहेगा। तो उस तरह से आपको एक एक चीज बता देंगे, आने वाले क्वेश्चन में आपको बता देते हैं एक साथ। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़ और भाप जल, बताइएगा। वेरी गुड, लोहे की छड़ में आपका सबसे अधिक तेज से चलेगा। ध्वनि की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड, गैसीय माध्यम से में सबसे कम होगी, द्रवों में अपेक्षाकृत उससे ज़्यादा होगा, ठोस में सर्वाधिक होता है। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 343 यानी 343 मैंने बताया भी था मीटर पर सेकंड होता है। जल में होता है 1484 मीटर पर सेकंड, याद के लिए रख सकते हैं 14/85, उससे मतलब 5 गुना से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट है, और सबसे कठोर होता है हीरे में, लगभग होता है 12,000 मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए उपर्युक्त विकल्पों में ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में है तो 267 मीटर पर सेकेंड है। वाष्प में आपका 477.5 मीटर पर सेकेंड है और जल में आपका 1484 मीटर पर सेकेंड होता है, में अपेक्षाकृत अधिक होता है। लोहे की छड़ जो होता है 5130 मीटर पर सेकेंड में सर्वाधिक होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ तनाव पर उठने वाली लहरें जो होती है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन सुनिएगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे होती है, या प्रकाश तरंगे होती है। ABCD, हाँ जी, अनुप्रस्थ वाला सही होगा, रूपम जी से बोल रहे हैं। धागे पर एक अनुप्रस्थ तरंगे होंगे, ठीक है,
बता देते हैं। किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की एक गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी के कारण जल में विक्षोभ आता है। क्या आता है? विक्षोभ, डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, तो उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे क्या करता है? ऊपर नीचे आने शुरू हो जाता है। उसका एक लाइनिंग फॉर्मेट वेव के फॉर्म में बन जाता है और गति करते हुए क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल दिशा में ही करता है, यानी कि ऊपर चला गया, वर्टिकल होगा। क्षैतिज दिशा में ऊपर नीचे कर रहा है डायरेक्शन में है तो अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स का निर्माण करता है। कौन सा वेव? तो अनुप्रस्थ यानी कि इंग्लिश वाले ट्रांसवर्स वेव का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, एक्स किरणें का, प्रसृत तरंगे का, चुंबकीय तरंग का। ABCD किसका अल्ट्रासोनिक वेव, प्रसृत तरंग, और कोई ट्राई करेंगे? ये गलत है, बता देते हैं। इसमें हाँ चुंबकीय, उषा जी सही है। हाँ देखिए उषा जी SST होते हुए भी जवाब दे रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट है चुंबकीय तरंगे, मतलब कि इसका जवाब होगा, हाँ आपने पढ़ा है, अच्छा आपने करवाया है, ओके सॉरी। चुंबकीय अनुपात चित्रण जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, म्यूट कर लीजिए। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक चिकित्सक का तकनीक होता है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीन में प्रलब जो होता है चुंबकीय तरंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें उत्पन्न होता है। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो याद रहिएगा सबको, यस नो में भी आगे बढ़ते हैं। शिकार अथवा मार्ग की बाधा को पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये चमगादड़ और डॉल्फिन के लिए आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं जी बताइएगा। हाँ जी सही में इसका जवाब है प्रतिध्वनि निर्धारण इसमें किया जाता है। फिर से बता देते हैं पूरा लिस्ट। चमगादड़ और डॉल्फिन जो होता है प्रतिध्वनि द्वारा यानी इको जो आप बता रहे हैं, इको लोकेशन जिसको कहते हैं, द्वारा स्थिति निर्धारण करता है। विधि के द्वारा अपने शिकार एवं मार्ग का बाधाओं का पता करते हैं। तो इको जो आप वर्ड बोल रहे हैं दैट्स अ गुड थिंग। साथ ही साथ ये प्रतिध्वनि हिंदी वाला वर्ड भी कई बार पूछता है, तो याद रखिएगा। वे दोनों जीव प्रसृत ध्वनि तरंगों का यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उत्पन्न करते हैं। क्या करता है वो अपने सामने से जैसे जाते हैं, हम लोग जैसे हेडलाइट का यूज करते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर में, तो उसका इकोसिस्टम प्रतिध्वनि जो होता है वो आगे का रास्ता बताने का काम करता है। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग के रुकावट से टकराने के बाद उत्पन्न जो होता है यानी कि स्रोत एक तक लौट जाती है। इस प्रकार वे अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा एवं दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। इससे उसको पता चल जाता है कि सामने खतरा है या नहीं और आगे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे, बताइएगा। ध्वनि तरंगे ऑप्शन है निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ABCD दोनों वेरी गुड। ठोस और द्रव निर्वात में नहीं होती, हाँ तो D उसमें आ जाएगा ऑप्शन। इसमें ठोस और गैस दोनों में होगी, ठीक है, दोनों में माध्यम में होगी। कोशिश कीजिएगा शांति जगह में कहीं बैठ कर पढ़ने के लिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी। कई लोग का QS आ रहा है, इको आ रहा है उधर से किन की तरफ आ रहा है? जिनके तरफ नहीं, मैं आपको किसी का नाम नहीं लिया हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी को सॉरी, बाकी सबको दिक्कत आ रही है तो वो तो आपको तो पुराना बीमारी है ना नेटवर्क का, स्टार्टिंग से आपको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आगे बढ़े, आप लीजिए थोड़ा सा कहीं कुतुब मीनार में जाकर के बिल्डिंग लीजिए।
चलिए आगे मजाक कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों की गति गैसीय माध्यम में सबसे कम, अभी मैंने बताया, अपेक्षाकृत, उसके बाद द्रव में ज़्यादा, उसके बाद ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होगी? तो सीधे आपको बता देते हैं, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होगी? एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, तो गामा किरणें की सबसे अधिक होगा। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला गामा किरणों में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम ऊर्जा एवं आवृत्ति सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों में पाई जाती है। चलिए इसमें थोड़ा पॉइंट बता देते हैं। कम तरंग दैर्घ्य, उच्च आवृत्ति और उच्च आपका ऊर्जा है, तो सबसे कम होगा आपका तरंग दैर्घ्य होगा गामा में, और लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसी में रहता है, ऊर्जा भी इसी में गामा में रहेगा। उसके बाद एक्स किरण, फिर पराबैंगनी किरण, फिर दृश्य किरण, फिर अपवर्तक किरणें, फिर माइक्रोवेव किरणें, उसके बाद रेडियो किरणें। सबसे अधिक होगा आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, और निम्न आवृत्ति और निम्न ऊर्जा रहेगा। इस तरह से याद रखिएगा। 6-7 फिर से बता देते हैं। सबसे कम आवृत्ति, अभी तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा में, उसके बाद एक्स में, फिर पराबैंगनी में, फिर दृश्य में, फिर अपवर्तक में, फिर माइक्रोवेव में, फिर आपका रेडियो तरंगे में। रेडियो तरंगे में सबसे उच्च तरंग दैर्घ्य रहेगा। अगर बात करते हैं उच्च आवृत्ति की और उच्च ऊर्जा, आवृत्ति और ऊर्जा दोनों साथ ही साथ है, दोनों भाई मान लीजिए, तो दोनों एक ही जैसा है। तो उच्च आवृत्ति सबसे कहाँ पर मिलेगा? तो गामा किरणें में, एक्स किरणें में, उसके बाद आपको उससे कम मिलेगा पराबैंगनी में, उससे कम मिलेगा दृश्य में, उससे कम मिलेगा अपवर्तक में, उससे कम मिलेगा माइक्रोवेव में, और सबसे कम मिलता है आवृत्ति और ऊर्जा, वह रेडियो तरंगे में। ठीक है, याद रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है, किसका ये लिया जाता है? तो एक्स रेज का यूज होता है, ऑप्शन नहीं देंगे। सीटी यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको कहते हैं, सीटी के स्कैन मानव शरीर के अंगों की चिकित्सा परीक्षण की एक विधि है, जिसमें से एक्स किरणें एवं कंप्यूटर के प्रयोग का द्वारा मानव शरीर के अंगों एवं अस्थियों आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों के ये चित्र एक्सरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता एवं विभिन्न कोणों, मल्टीपल एंगल्स से लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंख यानी सक्सेसिव क्रेस्ट एंड दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रॉट्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। फिर से बताते हैं, जो आपका वेवलेंथ जैसे उठता है तो सबसे जो ऊपर का और नीचे का उसके डिस्टेंस को कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। किसी माध्यम से एक कण द्वारा एक कंपन पूरा किए जाने पर तरंग की जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, एक बार आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, उसका फिगर आज अच्छे समझ आएगा। तो जो वेवलेंथ आपका उठता है, जैसे आपका होता है ना, कभी कभी वॉइस ज़्यादा होता है, या फिर आपके दिन भर में कोई एक ऐसा समय होता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, उसमें ना चाहते हुए भी आप पढ़ने बैठ जाइएगा। उस समय की एनर्जी किसी का अलग होता है, किसी का रात में होता है, किसी का सुबह में होता है, तो वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी उसमें रहता है, हाई रहता है। उसका किसी का रहता है कि उसमें पढ़ने का कितना भी कोशिश कोई करा ले नहीं पड़ेगा, तो वो आपका लो रहेगा। तो उसी के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। मैंने स्लो भाषा में बताने की कोशिश किया। दो उत्तरोत्तर लगातार श्रृंख या दो उत्तरोत्तर गतिरोध के बीच की दूरी को इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों के माध्यम से निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही आपका ऑप्शन बता देते हैं, वो विद्युतीय चुंबकीय तरंगें होती है, तो यही गलत है आपका, ये विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। ये उनकी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, ये सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले अपसेसित कणों से बनी होती है, ये भी ठीक है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। बता देते हैं, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी तीन सही है, जिसका मैंने बताया अभी, यानी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, ये बहुत छोटी आवेशित कण भी होता है, और ये सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। कॉस्मिक किरणें कहाँ से होती है? तो सूर्य की से उत्पन्न होती है। बता देते थोड़ा व्याख्या और। तो कॉस्मिक किरणें है तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का बाकी है। ये उच्च ऊर्जा का विकिरण हाई एनर्जी रेडिएशन है, जो कि मुख्यतः सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होती है। ये किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। कॉस्मिक किरणों की खोज कब किया गया? तो 1912 में वैज्ञानिक विक्टर हेस के द्वारा की गई थे।
कॉस्मिक किरणों। ठीक है, अब कुछ हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ आपका बहुत जो खोज है और उसके खोजकर्ता तेजी से कंप्लीट करा देते हैं। वो एक लाइन में लगभग 20-22 होगा। गति विषयक नियम है सर आइजैक न्यूटन, दाब का नियम पास्कल, अपेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, गुरुत्वाकर्षण का नियम कल में भी बताया था न्यूटन, प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जेम्स क्रिस्टोफ जूल, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल, विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम के द्वारा भी बराबर आई से निकलता है, विद्युत ऊष्मा प्रभाव जेम्स प्रिस्कॉट जूल। बस याद रखिएगा, विद्युत ऊष्मा और विद्युत चाहे विद्युत चुंबक रहे इसमें दोनों का जूल का यूज हुआ है। नेक्स्ट धारा विद्युत बोल्टा द्वारा, विद्युत ये तरंग हेनरिक हर्ज के द्वारा, विद्युत तरंगे हेनरिक हर्ज, विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रा बोल्टा, स्थिर विद्युत थेल्स के द्वारा, विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन, प्रकाश की गति आपका फ्यूजो के द्वारा, प्रकाश की गति अलमंड फ्यूजो, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बिलियर्ड स्नेहल के द्वारा, प्रकाश का कणिका का सिद्धांत हाइजीन के द्वारा, प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा, प्रकाश की द्रव्यों में चाल फोकाल्ट के द्वारा, परमाणु कृत्रिम विखंडन है एंड्रिको फर्मी के द्वारा, प्रेरक कुंडली है रूम्फ कॉर्क द्वारा। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन ऑटो-हॉर्न एंड स्ट्रॉसमैन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन ऑटो-हॉर्न एंड स्ट्रॉसमैन के द्वारा। डायोड बल्ब है आपका सर जे फ्लेमिंग के द्वारा, डायोड बल्ब है सर जे फ्लेमिंग के द्वारा। ट्रायोड बल्ब है लीडी फॉरेस्ट के द्वारा, ट्रायोड बल्ब है लीडी फॉरेस्ट, डायोड बल्ब मैंने बताया फ्लेमिंग, ट्रायोड बल्ब है लीडी फॉरेस्ट। डायनामाइट बताने की जरूरत नहीं है, यह अल्फ्रेड नोबेल। लेजर किरण है थियोडोर एच मेनन। अति चालक है कैमरलिंग्स होम्स के द्वारा। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पॉली द्वारा। और सेल्सियस पैमाने तो एंडरसन सेल्सियस के द्वारा। फॉरेनहाइट तो डेनियल गेवलियन फॉरेनहाइट के अपने नाम पर रख दिया। कैलकुलेट में आप भी खोजिएगा तो अपने नाम पर डाल सकते हैं, उसको करवा लीजिएगा। चलिए एंड ओवर टू उषा जी, उसके बाद फिर हम लेते हैं माइक, थोड़ा देर रेस्ट हम भी कर लें। ओके तो मैं डिस्कस करूंगी भारत का भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच, इसके बारे में कुछ वन लाइनर है। पृथ्वी की ऊपरी परत ध्रुवता मंडल कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत ध्रुवता मंडल कहलाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। भारत के क्षेत्र